तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे और देशभक्ति से ओतप्रोत होंगे और एक तिरंगा की शान को, तिरंगा के सम्मान को अपने घर परिवार में और अपने हर घर तिरंगा का अरमान लिए देश की शान का गौरव बढ़ाते हुए, और जो अगस्त 1947 में जो आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों ने बलिदान करके शहीद करके हमें दिलाई है, उसका स्वाभिमान जगा रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि सेशन में अभिनंदन जी आ गए तो उनका अभिनंदन भी कर देते हैं, है ना। शेखर जी आ गए, शेखर बाबू, सब भलावासी, सब बढ़िया बढ़िया एकदम, क्या बोलते हैं, सब अच्छे हैं। चलो बहुत बढ़िया, है ना। बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर? एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन है, लाजवाब है। और आपने पूछ लिया तो अपने हाल का भी लाजमी होना जरूरी है ना राहुल मिश्रा जी। किसी ने अगर आपका हाल पूछ लिया तो फिर आपका हाल लाजमी होना भी जरूरी है। तो राहुल मिश्रा जी के लिए दो लाइन कह देते हैं। राहुल मिश्रा जी कितना अच्छा मुस्कुराते हैं, है ना। तो उनके लिए लाइन कह देते हैं राहुल मिश्रा जी की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, कि गर पूछ लेते वो मिजाज मेरा, गर पूछ लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। मतलब किसी ने आपका हाल पूछ लिया, देखिए आपको ठीक बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे पूछ से लेते वो मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। तो आज की इस भरी चुनौतीपूर्ण जिंदगी में, और जो आप गहमा गहमी भरी जिंदगी में और व्यस्तम जिंदगी में अगर कोई आपका हाल पूछ लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि आपका इलाज हो गया। तो जी हाँ, एक दूसरे का इलाज करते रहिए, हाल पूछते रहिए, और जब किसी ने हाल पूछा तो उसका लाजमी होना भी जरूरी है। जैसे कि अभी किसी साथी ने हाल पूछा और मैं तो बस आप लोगों से चर्चा करने आ जाता हूँ। वैसे तो पढ़ाई खूब किए होंगे, शेखर दास जी के एकदम बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है खूब पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करता, पढ़ने देता हूँ, है ना। जब सोने का मन करता है ना, राजू नयन जी का सोने का ऐसा लगता है ना, तो उनको उठा देता हूँ, चलो लाइव सेशन में आ जाओ। और किसी को बताता भी नहीं, जो आ गया तो सही बात करेंगे हम। देखो ये हमारे अभिजीत जी सोते सोते बात कर लेता है, तो थोड़ा जगह रहेगा तो बात कर लेगा, है ना। तो हम लोग बात होता करने नहीं के सर, लिए, आपके लिंक का इंतजार करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैं बस आपसे बातचीत करने के लिए आता हूँ, ये मान के चलिए, ताकि आप लोगों का हौसला अफजाई हो, आप भी अपना हाल चाल बताएं और हम भी हाल चाल बताएं, और इस तरह से हम लोग सीखते रहेंगे। क्योंकि पढ़ते तो आप पूरा चीज़ें, सब चीज़ आपके पास है, फिर भी कुछ चीज़ें हम बातचीत करने से हल्का हो जाता है। और आज हम डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिमिट के बारे में जानेंगे। आज का सेशन सभी बैंकों के लिए कॉमन जैसा होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिमिट है, जिन पर क्वेश्चंस आते हैं उन पर सवाल है, और इन सवालों का जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें अपडेट हुए होंगे। इतने और इतने और व्यस्तता के बाद सर हम लोगों को टाइम देते हैं, हम लोगों के लिए बड़ी बात है ये। ये हुई ना बात। बिजी आप भी हैं, बिजी मैं भी हूँ, जी जी। है ना। सुमित जी सुन रहे हैं? हाँ, सुमित जी बोल रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा बिजी बोल रहे हैं, सुमित जी हैं। तो बिजी आप भी हैं, बिजी मैं भी हैं, लेकिन फर्क है दोनों के बिजी में। शेखर जी फर्क है क्या? आपके बिजी और मेरे बिजी में फर्क है। आप बिजी हैं लेकिन मैं बी इजी हूँ। समझ में आया? ताली बजाओ पहले। आप बिजी हैं और मैं क्या हूँ? बी इजी हूँ। मतलब मैं बहुत जल्दी आपको मिल जाता हूँ, आप फोन करिए मैं आपको फोन उठा लेता हूँ, है ना। तो या आप कॉल करेंगे, आपके साथ मिल जाता हूँ। तो बिजी भी रहिए और बी इजी भी रहिए। तो इसी तरीके से हम लोग जीवन का आनंद लेंगे। और आज के सेशन में हम डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट पे चर्चा करेंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट एक आज के इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, खास करके बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि सारी चीज़ें डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, और आपके डिजिटल इंडिया के पूरे जो कार्यक्रम चलते हैं, इनमें डिजिटल ट्रांजैक्शन लिमिट का अहम रोल होता है, और इसमें लगातार परिवर्तन होते हैं। अभी मैंने एक आपको वीडियो साझा किया था, शिखर जी आपने देखा वो, इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंस ऑफ इंडिया, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंस हुआ, है ना। तो उसी कड़ी में ये आगे आपको वैल्यू एडिशन करेगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, पहला सवाल, आप लोग सवाल का जवाब भी दे सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन करके भी दे सकते हैं, क्योंकि रात देर हो गई तो थोड़ा सा बातचीत करते करते हम लोग इन सवालों पे चर्चा करेंगे, तो क्या होगा, नींद आपको भी नहीं आएगी, नींद मुझे भी नहीं आएगी।
तो व्हाट इज द लिमिटेशन लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग यूपीआई? मैक्सिमम लिमिट यूपीआई के तहत कितना है? आप लोग चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बोलना चाहे बोल भी सकते हैं कि मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन लिमिट बोला गया है यूपीआई का कितना है। यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो पूछा गया कितना है मैक्सिमम। तो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो हमारे साथी यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है? यस, है। अभिषेक कुमार जी नमस्कार कर रहे हैं और अभिजीत जी भी नमस्कार कर रहे हैं। सुविकास दास जी लिख रहे हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है अभी बढ़ा दिया गया है। पहले ये ट्रांजैक्शन यूपीआई का 1 लाख था, अभी इसको बढ़ाकर कर दिया गया है कितना? 2 लाख कर दिया गया है, 2 इसको लाख बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है बढ़ाया गया है डिजिटल इकोनॉमी। और यूपीआई का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई जो है वो इमीडिएट पेमेंट जो सर्विस है उसी के जैसा यूनिफाइड पेमेंट सर्विस है, जिसमें तत्काल जो है पैसे चले जाते हैं। यूपीआई फैसिलिटी इंस्टेंट ट्रांसफर कहते हैं, इंस्टेंट ट्रांसफर जो है यूपीआई में चला जाता है। तो इसके जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो है 2 लाख। तो ये याद रहेगा, क्योंकि पुराने लिटरेचर वगैरह में जाएंगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, जबकि ये बदल गया है 2 लाख में। और ये इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, इसका बताओ, कौन देखता है इसको यूपीआई ट्रांजैक्शन? अभी आपने पढ़ा होगा एनपीसीआई। बहुत बढ़िया। तो एनपीसीआई जो देखता है हाँ जी, तो इसका मैक्सिमम लिमिट है ₹2 लाख। ये आपको याद रखना है और ये आपके आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है आपके स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है और सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फंड ट्रांसफर यूजिंग आईएमपीएस? आईएमपीएस में जो फंड ट्रांसफर होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसको आईएमपीएस कहते हैं, और इस आईएमपीएस का जो मैक्सिमम फंड ट्रांसफर है वो कितना है? 5 लाख सर। पंकज कुमार जी 10,000 कह रहे हैं और सुभिकास दास जी, है ना, 5 लाख ये 5 लाख लाख का है सर। तो ये सुभिकास दास जी जो है ना, ये शक्तिकांता दास जी के कुछ रिलेटिव होंगे, ऐसा लग रहा है। आरबीआई से है ना, एकदम बिल्कुल फटाफट जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, है ना। और ये व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग आईएमपीएस? ये पहले 2 लाख था, जिसको बढ़ाकर अभी क्या कर दिया गया है शेखर जी? इसको कर दिया गया है 5 लाख। तो ये अपडेट आप बिल्कुल रखते रहिए अपने पास। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फंड ट्रांसफर यूजिंग आईएमपीएस? और आईएमपीएस जो होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और आईएमपीएस में जो ऐड करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक लेंदी नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ब्रांचेस से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, फोन से भी कर सकते हैं। तो आईएमपीएस का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख। और अगर आईएमपीएस इसमें जो पहले जो लिमिट थी वो 2 लाख थी, और ये जो आईएमपीएस है ये भी एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एक मनी ट्रांसफर सर्विस है, जो तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं, जो लोगों को रियल टाइम में पैसे भेजने और पैसे प्राप्त करने के लिए जो है वो अनुमति देता है और पैसे जो है अंतरित करता है। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसमें आप ट्रांजैक्शन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसका फुल फॉर्म काफ़ी तौर से पूछा जाता था। इमीडिएट पेमेंट सर्विस का फुल फॉर्म है। मैक्सिमम लिमिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिमिट जो है अभी बढ़ाया गया है, पहले 2 लाख था, अभी ये 5 लाख किया गया है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ आईएमपीएस फॉर एसएमएस एंड आईवीआरएस चैनल इज? आईवीआर चैनल क्या होता है? इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है, जिसमें आप किसी हैंडसेट के माध्यम से आपको वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस इंटरेक्टिव वॉइस सिस्टम आता है, रिस्पॉन्स आता है, और उसमें आप अपने रिस्पॉन्स क्लिक करते हैं। तो इसके जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट को क्या रखा गया है?
और यहाँ भी IMPS होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो एक SMS के माध्यम से अगर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, और या तो IVR जिसको इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं, कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया, IVRS का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। और ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है जिसमें SMS के माध्यम से ट्रांजैक्शन होंगे या IVR सिस्टम के माध्यम से ट्रांजैक्शन होंगे, इसका जो मैक्सिमम लिमिट है ये 5000 ही रखा गया। ठीक है, जो 5000 इसकी लिमिट है। आपने देखा भी होगा एक मोबाइल है ना जिसमें नेट वगैरह नहीं रहता है और उसमें स्टार है 99 के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? USSD बोलते हैं ना, USSD अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस डाटा सिस्टम होता है ना, USSD जो सिस्टम है उसमें भी 5000 है, क्योंकि उसमें SMS के माध्यम से ट्रांजैक्शन होते हैं और भी इमीडिएट ट्रांजैक्शन होते हैं। सो द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ IMPS फॉर SMS एंड IVRS चैनल इज 5000 रुपीज। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए 5000 इसकी लिमिट है। अगला, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ RTGS ट्रांजेक्शन? RTGS ट्रांजेक्शन जिसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं। और ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है जो RTGS वो एक एक एंट्री को फॉलो करता है। वन एंट्री जो है वो डेबिट होता है तो अनदर एंट्री क्रेडिट होता है। इसके लिए कुछ मिनिमम फ्लोर है क्या? मिनिमम फ्लोर ऑफ RTGS, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अभिनंदन जी ने लिखा 2 लाख 2 लाख है सर। तो 2 लाख आप बिल्कुल बैंक पहुंचते ही 2-3 RTGS तो कर ही देते होंगे, है ना राजू नयन जी? 2 लाख 1 रुपीज हो गया आई थिंक सर। 1 रुपी NEFT है? नहीं सर, 2 लाख 1 रुपी, बिकॉज अप टू 2 लाख तो NEFT हो ही जाता है। नहीं, ये 2 लाख ही है, मिनिमम होना चाहिए 2 लाख, ओके है ना? सुधार कर लीजिए, मिनिमम होना चाहिए 2 लाख, और 2 लाख 1 रुपए होगा तो नहीं, 2 लाख मिनिमम ट्रांजेक्शन चाहिए। ठीक है, और NEFT तो कितने लाख का भी हो जाएगा, ठीक बात। जैसे 2 लाख का भी लाएगा तो NEFT हो जाएगा, 2,50,000 का भी आएगा तो NEFT हो जाएगा। NEFT तो मैक्सिमम कितने का भी हो जाएगा, 1 रुपए का भी हो जाएगा। लेकिन RTGS के लिए मिनिमम जो होगा वो होगा 2 लाख होगा। मतलब अगर 1,99,000 का आएंगे तो RTGS नहीं होगा, 2 लाख चाहिए। तो आंसर जो होगा वो ₹2 लाख होंगे। ये हो गया RTGS का मिनिमम फ्लोर लिमिट 2 लाख। और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब बात करते हैं 5वां सवाल। कैश विड्रॉल फ्रॉम माइक्रो ATMs ऑफ Aadhaar enabled payment service has a limit of how much rupees per transaction? यहाँ बोला गया है कि जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है इसमें अगर माइक्रो ATM पर है तो इसमें जो विड्रॉल जो फैसिलिटी दिया गया है, ये जो विड्रॉल फैसिलिटी है वो मैक्सिमम कैश विड्रॉल है EPS में कितना है? ये तो आप लोग जरूर जानते होंगे क्योंकि आपने ये जो BC वगैरह कोई आधार इनेबल पेमेंट के माध्यम से पर ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं ना, तो इसमें आप लोग जानते होंगे। और ये ट्रांजेक्शन है हमारे जो साथियों को पता होगा, 10,000 है, बढ़ा के 12,000 कर दिया। अभी 12,000 कर दिया, कब कर दिया? 12 नहीं सर, 20 आधार इनेबल में 20 कर दिया। 10,000 जी सर, 20 कर दिया सर। हाँ, कब से कर दिया सर? ये अभी लगभग 1 महीने से है शायद, बट हुआ है सर, बिकॉज मेरी आज ही बात हुई थी BC से मिनिमम। हाँ, तो वो उसने बताया 20,000 है अभी। ओके, अच्छा। ये RBI के सर्कुलर आया था कि ऐसे अपना उसमें नहीं, सर्कुलर वगैरह तो कुछ नहीं देखा मैंने, बट BC ने बताया अभी चल रहा है सर, 20,000 हो रहा है। कई बैंकों में 50,000 तक करता है एक दिन में, लेकिन एक ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन 2 बार में 20,000 होता है। 2 बार में 20,000, 50,000 भी कर दिया कई नहीं बैंकों सर, में पर डे ट्रांजेक्शन। वही बोल रहे हैं ना कि पर ट्रांजेक्शन 10,000। सर वो दो सर, है, वो एक वो 49,000 ऑनस करता है सर। सर वो ऑनस एक ट्रांजेक्शन करता है, वो उसमें 10,000 होता है, और AEPS में 10,000। लेकिन सर ट्रांजेक्शन 10,000 ही है, वो अलग से वो करता है। हाँ, क्लियर बात है। क्या है,
ये बैंकें अपने अपने जो ट्रांजैक्शन की पर डे की लिमिट थोड़ी सी बढ़ाए हैं, लेकिन जो पर ट्रांजैक्शन अपर लिमिट है वो 10,000 ही है। और हाँ अगर यस सर, कोई वीसी बोल रहा है 20,000 निकालता है, तो एक बार कल वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि 20,000 निकालता होगा 2 बार में निकालता होगा, 2 बार में। जी सर, लेकिन सवाल यहाँ पर है पर ट्रांजेक्शन कितना लिमिट है, तो वो 10,000 है। और रही बात वो जो ऑन अस ट्रांजेक्शन, ऑफ अस ट्रांजेक्शन कह रहे हैं, ऑन अस ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो माइक्रो एटीएम्स का जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी हमारे बैंक का है और ग्राहक भी हमारे बैंक का है, तो इसको ऑनर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अगर वो सर्विस प्रोवाइडर जो है दूसरे बैंक का है और हमारा कस्टमर उसको यूज कर रहा है, तो उसको ऑफर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये वाइस वर्सा वो ऑनर्स और ऑफर्स का ट्रांजैक्शन है, उसमें लिमिट जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो सेट है वो मैक्सिमम 10,000 है। अगर सवाल आए तो 10,000 दीजिएगा। शिखर जी 10,000 में क्लिक कर दीजिएगा, सवाल ऐसे ही आएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRN? RRN का फुल फॉर्म पूछा गया है। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन में एक आता है RRN नंबर, और ये 12 डिजिट का एक RRN नंबर होता है, जिसके माध्यम से उस एंट्री को हम लोग ट्रेस करते हैं, या RRN नंबर बताएंगे। अगर एंट्री फेल्ड हो जाता है, सेटल नहीं होता है, तो वो RRN नंबर के माध्यम से बेनिफिशियरी बैंक्स या रेमिटर बैंक के किसी भी आपके जो चैनल हैं उनके माध्यम से उसको ट्रेस किया जा सकता है, और एनपीसीआई के माध्यम से उसमें चार्जबैक रेज किया जा सकता है, उसमें रिवर्सल किया जाता है, उसमें सेटलमेंट किया जाता है या रिप्रेजेंटमेंट किया जाता है। तो ये RRN नंबर का जो फुल फॉर्म पूछा जाता है, RRN नंबर का फुल फॉर्म है रिट्रीवल रेफरेंस नंबर। रिट्रीवल रेफरेंस नंबर इसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म। और ये जो है 12 डिजिट का एक नंबर होता है, और ये RRN नंबर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यूपीआई रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे आपके रॉन्ग बेनिफिशियरी में चला गया, या आपका जो RRN नंबर हो गया, वो ट्रेस करने के लिए, उस अमाउंट को रिट्रीव करने के लिए एक रेफरेंस नंबर होता है जो यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। और उस RRN नंबर के माध्यम से अगर वो बेनिफिशियरी बैंक है या वो रेमिटर बैंक है, इन दोनों में से कोई भी बैंक को ये RRN नंबर मिल गया, तो उसका एनपीसीआई में उनको एक एसेस होता है। एनपीसीआई जो सेटलमेंट होता है उनमें एसेस होता है, वो RRN नंबर डालने के बाद उनको उसमें चार्जबैक रेज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे राजू नयन जी ने यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे थे शेखर दास जी को, और वो अभिजीत जी को चला गया। अब ये तो गलती हो गई राजू नयन जी से। अब और ये राजू नयन जी बैंक जाएंगे तो बैंक वाला बोलेगा ये तो आप ही की गलती है, आप पैसा भरो। नहीं, हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी बैंक की लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, गलती किया राजू नयन जी, लेकिन वो आए हैं ना बताने, तो आपने एक कंप्लेंट रेज करना है उस RRN नंबर से, जिसको बोलते हैं चार्जबैक रेज करिए विथ इरोनियस ट्रांसफर। जैसा कि हमने पिछले कंपनसेशन में पढ़ा था, इरोनियस ट्रांसफर में ठीक है हमारी लाइबिलिटी कुछ नहीं है, हम पैसा नहीं भरेंगे, गलती राजू नैन ने किया, गलती हो गई, मोबाइल नंबर गलत कर दिया, लेकिन हमारा फर्ज लिमिटेड है कि जहां पैसा गया है उस बेनिफिशियरी बैंक में एनपीसीआई पोर्टल के माध्यम से चार्जबैक रेज कर दें कि ये रॉन्ग ट्रांसफर हो गया, इरोनियस ट्रांसफर हो गया, तो जो बेनिफिशियरी बैंक में अकाउंट में गया उस पर होल्ड कर दें और उनसे रिवर्सल की कार्रवाई करें। 2 तरीके से रिवर्सल होता है, या तो वो जो सुमित कुमार है वो डेबिट कंसेंट दे दे कि सर हाँ ठीक है ये मेरा पैसा नहीं है, गलती से आ गया होगा, इसको वापस ले लीजिए। इसको बोलते हैं क्या कि डेबिट कंसेंट दे दिया कि मेरा खाता डेबिट करके जहां से आया वहां दे दीजिए। और दूसरा एक होता है, अगर ये डेबिट कंसेंट नहीं दे रहे हैं सुमित कुमार जी, तो यहाँ पर राजू नयन जी से इंडिमिनिटी बॉन्ड लिया जाता है कि एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड दे दे बैंक को, किसको, अपने बैंक को जहां से वो फंड ट्रांसफर किया है, कि महोदय ये जो खाते में ट्रांसफर किया गया है मेरी गलती की वजह से चला गया, दरअसल मैं शेखर जी को भेजना था, सुमित जी को चला गया, रॉन्ग बेनिफिशियरी को चला गया, और मैं इसकी पूरी जो है गारंटी ले रहा हूँ कि इसकी वजह से, इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको भविष्य में कभी दिक्कत होगी तो उसका हर्जाना मैं भरूंगा, कोर्ट में भी कुछ होगा तो मैं इसका सारा क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ, तो मुझे वो पैसा लौटा दीजिए। तो वो इंडिमिनिटी बॉन्ड के आधार पर हम बेनिफिशियरी बैंक को लिखेंगे, तो बेनिफिशियरी बैंक जो सुमित कुमार जी का HDFC या मध्यांचल ग्रामीण बैंक जो भी होगा, वहां से डेबिट होके वो पैसा वापस आ जाएगा। तो ये RRN नंबर इसलिए चार्जबैक वगैरह में इंपॉर्टेंट होता है, रिट्रीवल रेफरेंस नंबर जो 12 डिजिट का होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसमें आंसर लिखा है पहले से लिख दिया आंसर, है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम कैश विड्रॉल ऑफ पॉइंट ऑफ सेल? पॉइंट ऑफ सेल में जो कैश विड्रॉल है ना शेखर जी,
पॉइंट ऑफ सेल में जाते हैं ना, तो वहां पर अगर कैश विड्रॉ लेना चाहते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो मैक्सिमम लिमिट है 2000, जो अपने जो पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग शहरों में बांटा गया। तो जो 3 कैटेगरी से लेके 6 कैटेगरी के जो शहर हैं उनमें 2000, और 1 से लेके 3 कैटेगरी तक में 1000। जनसंख्या के आधार पर कैटेगरी, शहरों की कैटेगरी को बदला गया है। तो उस आधार पर जो है मैक्सिमम जो कैश विड्रॉल है पॉइंट ऑफ सेल पर, ये 2000 है। तो शेखर जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए पॉइंट ऑफ सेल में ये कस्टमर हैं और ये मर्चेंट हैं, कैसे स्माइल दे रहे हैं। आप भी बैंक में जरा ऐसे मुस्कुरा के सर्विस दीजिएगा, है, मजा आ जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल से अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं तो वो मैक्सिमम होगा 2000, और ज़्यादातर यही 2000 के लिए सवाल पूछता है कि जो स्केल 6 लेवल तक जो है 3 से लेके 3, 4, 5, 6 जो है शहर में, वहां पर पॉपुलेशन के आधार पर उन कैटेगरी में 2000 और 3 तक के 1000, 1 और 2 में 1000। अब बात करते हैं अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID? MMID का फुल फॉर्म क्या है, जरा टाइप करके बताइए MMID क्या होता है। MMID का फुल फॉर्म, MMID जो है फुल फॉर्म के बारे में पूछा जाता है बहुत सारा। तो MMID एक ऐसा नाइडी नंबर है जो 7 डिजिट का नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जो कि एक यूजर को जो है तत्काल भुगतान सेवा, जिसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस की अनुमति देता है। MMID एक कॉम्बिनेशन होता है उस हितग्राही के मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें वो अपने रजिस्टर मोबाइल के माध्यम से ग्राहक को जो है वो रजिस्ट्रेशन के तहत जो MMID नंबर मिलता है, और जिसका उपयोग वो SMS के माध्यम से IMPS ट्रांसफर कर सकता है, ये MMID का इस्तेमाल करके। तो MMID का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो फुल फॉर्म ऑफ MMID उसको बोलते हैं मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। ये 7 डिजिट का होता है MMID। आप लोगों का MMID अगर जानना है तो आपका हर बैंक का अलग अलग SMS सर्विसेज हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पर जान सकते हैं MMID नंबर। अगला फुल फॉर्म है MPIN कोड जो बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है? MPIN का फुल फॉर्म क्या है? जैसा कि आप स्क्रीन में देखे होंगे, आजकल हम लोग का MPIN रखे हैं। सारे जो MPIN होते हैं ये आपके, जिसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, जिसमें आप लेन देन और सारी चीज़ें, मोबाइल बैंकिंग में ये काफ़ी पॉपुलर है MPIN। तो MPIN का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये MPIN का जो फुल फॉर्म होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो MPIN का जो फुल फॉर्म होता है, जब भी मोबाइल बैंकिंग करते हैं तो उसमें एक मोबाइल बैंकिंग का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसके माध्यम से मोबाइल जो है आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप जो है इसमें रजिस्टर्ड हैं और आपके आदेशों का पालन करता है, जिसलिए बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2A? जब ये ट्रांसफर करते हैं तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P2A? तो P2P आता है, P2M आता है, P2A आता है। तो यहाँ पूछा गया है P2A, और P2A का फुल फॉर्म होता है, ये जो ट्रांजैक्शन में वो होता है पर्सन टू अकाउंट। पर्सन टू अकाउंट ये P2A का फुल फॉर्म होता है। अगर किसी के मोबाइल बैंकिंग से पर्सन से आप किसी के अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं तो P2A आएगा। और एक आता है P2P, जिसको पर्सन टू पर्सन कहते हैं या पीयर टू पीयर भी कहते हैं। तो पर्सन टू पर्सन उसको P2P कहते हैं। और एक आता है P2M। P2M का मतलब होता है पर्सन टू मर्चेंट। क्या बोलते हैं उसको? पर्सन टू मर्चेंट। तो ये कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पूछते हैं। तो हमने आज कुछ 10 सवालों पे चर्चा की। आज थोड़ा समय कम था, लेट आए थे, फिर भी हमने कहा कि चलो आपसे बात करते हैं। बात करते करते 10 सवालों पे चर्चा करेंगे,
और इसमें कुछ जो ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाए गए हैं उन पर हम लोग चर्चा किए। आशा करता हूँ कि ऐसी और आप जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की और भी जो कह रहे थे कि अपने बैंकों की जो ट्रांजैक्शन लिमिट देखनी है उसके बारे में मैं आपको दे दूं, तो आप लोग अपना अपना नोट कर लीजिए और उसको लिख के अपना तैयारी कर लीजिएगा। राजू नारायण जी लिख रहे हैं, है ना। तो राजू नारायण जी ऐसा लिखिए कि आपके यहाँ जो एटीएम कार्ड्स हैं उसका ट्रांजैक्शन लिमिट, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट कितना है। तो जो पॉपुलर सीरीज के एटीएम देते हैं ना, तो उसमें ट्रांजैक्शन कितना कर सकते हैं कैश विड्रॉल, आप वो ट्रांजैक्शन लिमिट याद रखिएगा, क्योंकि अलग अलग बैंक के कार्ड के हिसाब से उनकी ट्रांजैक्शन लिमिट अलग अलग होती है। तो ये तो मैंने मैक्सिमम अभी के सेशन में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट एज पर गाइडलाइन जो अपने रेगुलेटरी एंटिटी के माध्यम से जो दिया गया जो है मैक्सिमम लिमिट, और आरबीआई के माध्यम से दिया गया है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, एक बैंक टू बैंक भी एक लिमिट होती है आप लोगों की। पहली बात तो आप अपने नोट्स में एक कॉलम बना लीजिएगा और जितने सारे डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, जितने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन मेथड आप दिए हुए हैं उतने को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि शेखर जी आपके यहाँ कौन कौन से डिजिटल ट्रांजैक्शन मेथड चल रहे हैं शेखर दास जी। एक चल रहा होगा एटीएम, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, है ना। मोबाइल बैंकिंग, तो एक चल रहा होगा एटीएम, एक होता है मोबाइल बैंकिंग, एक होता है इंटरनेट बैंकिंग, और क्या होता है आधार, आधार इनेबल, हाँ आधार इनेबल, है ना। और एक होता है पॉइंट ऑफ सेल, हाँ। पॉइंट ऑफ सेल, और नहीं सर, पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं, चलो ठीक है, दूसरे बैंक में होगा, है ना, हाँ दूसरे बैंक में होगा पॉइंट ऑफ सेल। और होता है आपका क्रेडिट कार्ड, नहीं, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है सर। गिफ्ट कार्ड नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है। तो ठीक है, ये मतलब मेरा कहना है, मैं बताने का तरीका ये था कि आपके बैंक में जितनी भी डिजिटल सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं ग्राहकों को, आप उनको नोट कर लीजिए। तो उसमें कागज में लिख लीजिए एटीएम, तो आपके पास एटीएम लिखते ही कितने प्रकार के एटीएम है, रुपे कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो क्या क्या एटीएम कार्ड आप ये कैसे पाएंगे। आप जब एटीएम कार्ड इशू करने जाते हैं तो वहां पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे कार्ड्स रहते हैं, उन कार्ड्स के टाइप्स को लिख लीजिएगा। और आपके जो आईटी डिपार्टमेंट है या सर्कुलर्स आते हैं, सर्कुलर के साइड में उनके ट्रांजैक्शन लिमिट्स या उनके जो फीचर्स हैं आप नोट कर लीजिएगा। फीचर्स में भी 4 फीचर्स नोट कर लीजिएगा। पहले पर डे ट्रांजैक्शन लिमिट, जैसे एटीएम में ट्रांजैक्शन लिमिट 40,000 होगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एक बता रहा हूँ, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और हो। तो 40,000 कैश विड्रॉल लिमिट। साथ ही साथ उसमें ये भी लिख लीजिएगा कि इनका ऑनलाइन अगर कोई परचेसिंग करना चाहता है तो कितना लिमिट। तो शेखर जी आपके एटीएम में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन पर डे का कितना है, कितना एक दिन में कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 40,000। 40,000। तो फिर उस कार्ड के माध्यम से एक दिन में परचेसिंग कितना कर सकते हैं, परचेसिंग मतलब पॉइंट ऑफ सेल के पास जाएंगे किसी मर्चेंट के पास, तो मैक्सिमम एक दिन में कितना लेगा वो। 1 लाख होगा, 1 लाख होगा, देख लीजिएगा 1 लाख होगा। क्योंकि ये जो लिमिट है रुपए कार्ड का है, ठीक है, 40,000 और 1 लाख। तो रुपए कार्ड आता है ना आपके पास। हाँ, हमारे पास हमारे ये रुपए कार्ड ही है। हाँ, तो और एक होता है कि इंटरनेशनल कार्ड, थोड़ा इससे बड़ा, जरा प्रीमियम कार्ड्स बोलते हैं उसको, प्रीमियम कार्ड्स लेंगे। प्रीमियम कार्ड नहीं है। तो प्रीमियम कार्ड्स में क्या होता है, 1 लाख तक का कैश विड्रॉल की लिमिट दे देता है और 2 लाख का वो पर डे जो है वो परचेसिंग पावर दे देता है, मतलब आप पॉइंट ऑफ सेल में जाके खरीद सकते हो, लेकिन 1 लाख कैश निकाल सकते हो। तो ठीक उसी तरह से आप ऐसे ट्रांजेक्शन लिखना है कि पर डे 40,000 और पॉइंट ऑफ सेल से कितना। फिर साथ ही साथ आपके कोई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स आप चला रहे हैं क्या, जिसमें से एक अलग कार्ड देते हैं। मान लीजिए कोई 50,000 एवरेज मेंटेन करता है तो उसको कोई स्पेशल कार्ड देते हैं क्या। नहीं सर, ऐसा कोई स्कीम है, नहीं। कई बैंकों में होता है ना। जैसे कोई ग्राहक है ना, ठीक है, जैसे नंदिता जी हैं, तो ये 50,000 मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीमियम कस्टमर है, ठीक। तो प्रीमियम कस्टमर है तो इनके खाते में 50,000 से कभी कम होता ही नहीं है ना, भगवान करे नहीं हो, 2 लाख से कम ना हो। तो अगर मान लीजिए ऐसे ग्राहक हैं तो उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको कुछ एडिशनल कार्ड देते हैं, प्रीमियम कार्ड। तो उनकी लिमिट थोड़ी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एक ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा पार्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा, तीसरा पार्ट, कि उस कार्ड पे उसका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का कवरेज कितने का है, कितने का है इसमें
जो रुपए 2 कार्ड लाख सर, 2 लाख सर। लाख है, 2 लाख। रुपए कार्ड में 2 तो 2 लाख। लाख का है। अगस्त 2018 के बाद जितने खाते खोले गए हैं उनमें एक्सीडेंटल डेथ कवरेज जो है 2 लाख का है, उसके पहले में 1 लाख था। ठीक, तो ये तो 2 लाख का हो गया। अब जो और कार्ड हैं उनकी भी आप थोड़ा उनको देख लीजिएगा। दूसरा, कई बैंकों में हमने देखा है कि 2 तरह के कवरेज होते हैं। एक होता है आपका एक्सीडेंटल कवरेज जो मोटर एक्सीडेंट वगैरह या लोकल, और एक होता है एयर एक्सीडेंट। एयर एक्सीडेंट पे 10 लाख का होता है, लेकिन आप उसको देख लीजिएगा अपनी पॉलिसी में एयर एक्सीडेंट में कुछ ज़्यादा है क्या कार्ड के हिसाब से। मेरे ख्याल से आपके 10 लाख होगा एयर एक्सीडेंट का, तो एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपके एयर एक्सीडेंट में मैक्सिमम कवरेज कितना होता है। ये हायर स्केल में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो एटीएम के आप देख लिए कैश ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है पर डे, पॉस्ट ट्रांजेक्शन लिमिट कितना है, फिर उसका कवरेज कितना है डेथ क्लेम, डेथ एक्सीडेंटल डेथ का, और फिर एयर एक्सीडेंट का क्लेम कितना है, ये देख लिए। दूसरा क्या है, अब आप पार्ट आता है आपका मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग में कितना मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है, तो हमने तो अभी बता दिया यूपीआई में मैक्सिमम 2 लाख कर सकते हैं। लेकिन जब बैंक के इंटरनल सर्कुलर में जाएंगे, जैसे अभिजीत जी अपने सर्कुलर में जाएंगे, तो वहाँ लिखा होगा कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 2 लाख, ऐसा अलग अलग बैंकों ने डिजाइन किया हुआ है। तो उसको भी एडिशनल एक बार गो थ्रू हो जाना है, उसको देखना है। अगर वहाँ पर्टिकुलर बैंक से पूछा गया तो आपको बैंक के आधार पर जवाब देना है। अदरवाइज मैक्सिमम पूछा जाता है तो मैक्सिमम तो वो टैली होता है, आपके साथ भी टैली होगा जो मैंने अभी पढ़ाया, लेकिन एक अंदरूनी जो एक फीचर भी दे देता है कि इतना इतना करना है। कई बैंकों में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए भी देता है और कई बैंकों में नहीं भी देता है, नो लिमिट भी देता है। अच्छा, एक सवाल और है, माइनर के केस में जो एटीएम कार्ड इशू होते हैं, माइनर के केस में उसकी ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है शेखर जी? नहीं, मालूम नहीं है सर। माइनर को देते हैं आप? माइनर को नहीं, माइनर को तो कार्ड नहीं देते। कार्ड नहीं माइनर को देते? कार्ड नहीं यूज कर सकते हैं ना। कर नहीं सकता सर, है ऐसा अगर ऐसा अगर नहीं वो है कि कार्ड नहीं देते हैं, मतलब हम लोग प्रैक्टिस के तरफ से मतलब नहीं देते हैं, नहीं मतलब देते दे हैं। सकते हैं। हाँ बिलो दे सकते 18, हैं। यस बिलो यस, 18 ये नहीं सही बोल देते रहे हैं, हैं। ये सही बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, किसकी आवाज आ रही है? विनायक सर। हाँ हाँ, विनायक, विनायक दादा हैं। कहाँ चले जाते हो आप, इंद्र देवता जैसे बात करते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रैक्टिस के तौर पे नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज माइनर को काट देते हैं। लेकिन कौन से माइनर को काट देते हैं? जो 10 साल के 10 ऊपर है साल जो। से ऊपर। ठीक है शेखर जी, 10 साल से ऊपर अगर माइनर है, खुद साइन करता है, खाता ऑपरेट करता है, तो उसको हम एटीएम दे सकते हैं। लेकिन अगर गार्जियनशिप के साथ है, 10 साल से छोटा है, तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो माइनर को 10 साल से ऊपर एटीएम देते हैं उसकी लिमिट होती है 5000, मैक्सिमम 5000 है ना। नेक्स्ट जनरेशन कार्ड देंगे, वो एक दिन में पर ट्रांजेक्शन 5000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, ये हो गया, क्योंकि माइनर की बहुत जगह ज्यादा लाइबिलिटी नहीं होती है। माइनर को आप देखेंगे, माइनर वाला सेशन जो है, आपने वीडियो देखा है सभी लोगों ने, माइनर का जो वीडियो हमने बनाया हाँ सर। है ना, उनके एकदम अलावा परफेक्ट सबको लाइबल वीडियो कर है, देता जी है जी ना। सब देखा। एकदम परफेक्ट वीडियो है। अगर उतना माइनर के बारे में जान लिए तो आप बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया माइनर वाला। अब एक पार्ट होता है आपका जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन, आपका आईएमपीएस का ट्रांजेक्शन, और आपका जो है आईटी सेक्टर में जो आपके एटीएम से जो कंप्यूटर वाले जो होते हैं उनकी इंश्योरेंस देख लीजिएगा। आपके बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है जीएडी पॉलिसी में, तो उसमें कितना इंश्योरेंस करते हैं, और उनका जो है डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर का कौन से मेथड से लिया जाता है, ये मिलेगा आपको एक्सपेंडिचर पॉलिसी में या जीएडी पॉलिसी में मिलेगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मिलेगा, या आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलेगा। तो यार नहीं तो उसको दे दीजिएगा, तो मैं पढ़ के आपको बता दूंगा कि उसमें से क्या लीनियर मेथड यूज करते हैं, कि सिस्टमेटिक डिप्रिसिएशन मेथड यूज करते हैं, और कौन सा रेट उसमें अप्लाई करते हैं जो कंप्यूटर्स के डिप्रिसिएशन में। ये सवाल लगातार पूछ रहा है कंप्यूटर वाले में। और फिर उसका इंश्योरेंस का, कि जो हार्डवेयर का इंश्योरेंस जो है कितने का होता है, जैसे स्टेशनरी का पूछता है उस तरह हार्डवेयर का भी आपके ब्रांचेस में या पॉलिसी में क्या दिया है, कितने का इंश्योरेंस करना है। तो आपकी डिजिटल मोड जिसको बोलते हैं अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। अल्टरनेट डिलीवरी चैनल मतलब ऐसे बैंकिंग जहां पर आप बैंक के स्टाफ बैंकिंग न कर रहे हो, बैंक के स्टाफ के बदले हम मशीन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ऐसे कौन कौन से मोड हैं?
आपके बैंक के लिख के मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं देख पाऊंगा कि आप लिख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उस ट्रांजैक्शन लिमिट को जो है आपको जानने की जरूरत है। मैनेजमेंट चाहती है कि उस ट्रांजैक्शन लिमिट को आप जानो, तभी तो ग्राहक को बताएंगे, है ना। एक होता है प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं शेखर जी। अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट आपके बैंक में है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे मतलब पहले से ही लोड कर दिए पैसा, या मान लीजिए एक कंपनी है, उसका एक प्रिंसिपल अकाउंट है, वो 1000 है, जो उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको दीपावली में बोनस देना चाहता है, सबको 5-5 हज़ार का प्रीपेड कार्ड देना चाहता है, प्री लोडेड कार्ड देना चाहता है, तो उसकी लिमिट कितनी है वो आप अपने देख लीजिएगा, है ना। विदाउट केवाईसी कितना है, विदाउट केवाईसी, विथ केवाईसी कितना है, और फुल केवाईसी कितना है। और वैसे इसकी लिमिट भी पहले मैक्सिमम 1 लाख थी, अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की लिमिट भी मैक्सिमम 2 लाख हो गई है। और इसमें ऐसा था कि विदाउट जो केवाईसी जो है 50,000 तक, विथ केवाईसी जो है 1 लाख तक, विथ सिंगल केवाईसी, और फुल केवाईसी में 2 लाख तक, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। आप अपने बैंक का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट अगर है तो 2-4 लाइन का सर्कुलर होगा, उसको देख लीजिएगा, समझ में आए तो मुझे दिखा दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपकी गाइडलाइन क्या कहती है। तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत सारे हम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन पे बात किए हैं, और किसी साथी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। फिर हम लोग, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन छुट्टी हैं, तो कुछ हम लोग और मैराथन सेशन जैसे क्वेश्चंस वगैरह मैं बना रहा हूं, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। और भी एक डेथ क्लेम वाला भी एक बचा हुआ है, उसको भी एक सेशन बीच में कर देंगे कि डेथ क्लेम सेटलमेंट कैसे करते हैं। तो जब तक आप में असफल होने का साहस नहीं होगा ना, तो आप सफल नहीं होंगे। तो रोज आप मैदान में जाओ कि मैं आज असफल होने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग डरते हैं असफल होने के लिए, है ना। एग्री करते हैं ना सुमित जी? सुमित जी बोलते हैं हाँ सर, मैं तो पास नहीं होऊंगा करके एग्जाम ही नहीं दे रहा है। अब थोड़ा सा साहस आया तो अब एग्जाम दे रहा हूँ। मतलब हाँ, मैक्सिमम लोगों का अगर देखेंगे तो 85% लोग असफल होने का साहस नहीं कर पाते। ठीक है भाई, सामना किया, सफल हो गए तो हो गए, लेकिन साहस होना चाहिए आपके अंदर। तो आप सफलता तब तक नहीं पा सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो, है ना। क्यों? क्योंकि या तो सफल हो गए या तो असफल हो गए, और दोनों के लिए साहस चाहिए, है ना सुमित जी। क्योंकि सफलता पा गए तो वाह 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 वाह, पार्टी दो पार्टी दो, चिकन चिकन पार्टी, है ना। अभी तो सावन खत्म हो गया ना, भादो आ गया है, चिकन पार्टी। बोले मैं चखना लेके आऊंगा, तुम कुछ और लेके आना, है ना। हमारा सुमित बोलेगा सर आप कुछ लेके आना, मैं कुछ और लेके आऊंगा। उसके लिए भी साहस है। साथ ही साथ अगर असफल हो गए तो उसके लिए भी साहस है, क्योंकि असफल हो गए तो क्या होगा, पूरे तरह आपको सामना करना पड़ेगा, एक तो खुद का सामना करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए साहस चाहिए। और अगर आपके अंदर साहस है तो आप सब कुछ पा सकते हैं। ये माइंड काम करता है, आपके विचार काम करते हैं, आपकी सोच काम करती है। आप डेली दिन में मन में क्या सोचते हैं वो काम करता है, और आपको सफलता तक पहुंचाता है। लेकिन जो भी विचार आपके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपने पैदा किया है कि मुझे ये पद चाहिए, तो उस पर टिके रहना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे सुमित जी चाहते हैं कि मैं ब्रांच मैनेजर बनूं, चाहते हैं ना सुमित, है ना, बनूं, चाहते हैं ना, है, वो भी साहस ही नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ब्रांच मैनेजर बनूं, तो फिर उस पर भरोसा भी करना पड़े। अरे शाला मैं तो साहब बन गया, मैं तो रोज साहब बन गया, है ना। घर में एकदम, घर में पहले बता दो मम्मी मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं साहब बन गया, है ना। कहने का तात्पर्य ये है, आपके अंदर एक साहस होना बहुत जरूरी है, एक भाव होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको अंदर भाव है, साहस है, तो संसार का एक मिराकल होता है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, है ना। आप किसी के पीछे पड़ जाओ तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपको दिलाने के लिए। हमारा सुमित जो पीछे ही नहीं पड़ता किसी के, हैं, पढ़ो बुलेट लेके पढ़ो पीछे किसी के, देखना, है ना, 1 महीने बाद फिर शादी का कार्ड भेजना हमको। तो ठीक उसी तरह बुलेट लेके आप पीछे पड़ो सफलता के, सफलता आपके साथ होगी। फिर वो प्रमोशन का रिजल्ट कार्ड हमें भेजना, फिर हम बिल्कुल रिसेप्शन में आएंगे और आपका जश्न नहीं मनाएंगे, पार्टी भी मनाएंगे। तो एक बात हमारे अभिजीत जी पूछ रहे थे, उसका भी जवाब दे देते हैं। उनका सवाल था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ा जाए, ना पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ा जाए तो सारी पढ़ा जाए, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पर्टिकुलर ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा। तो 5-6 चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं पढ़ने से भी आपका चल जाएगा। तो पहली चीज नोट करिए,
वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम में वो क्वेश्चन जो हैं वो जी नहीं जी आते, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आते। अब फॉरेन जी एक्सचेंज मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी होते हैं उनके, फॉरेन एक्सचेंज के जो लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम है, तो ये सारी चीजें जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन आता है ना, फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके खाते होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स होते हैं, फिर उनके सेटलमेंट्स होते हैं, उनके रेट्स होते हैं, उनके ये जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है आपके, इसको छोड़ा जा सकता है ग्रामीण बैंक के लिए, लेकिन ये जी नेशनलाइज बैंक के लिए बिल्कुल नहीं, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चीज जो है जिसको अवॉइड कर सकते हो आप पढ़ने में, वो है बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। क्या? बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, सिर्फ परिभाषा ही देख लीजिए, बाकी चीज आप उसको छोड़ सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उनके सवाल नहीं आते हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक में आते हैं। अगला चीज जो आप नहीं पढ़ने से भी चलेगा, वो जैसे पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है ना, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, प्री शिपमेंट क्रेडिट, कि जैसे माल इंडिया में बन रहा है और विदेश में जा रहा है, तो हम जो माल है उसको ऑनबोर्ड करने तक के जो पैसे का खर्च है उसको हम लोग फाइनेंस करते हैं। प्री शिपमेंट क्रेडिट मतलब जहाज पर डालने से पहले का जो खर्चा है हम देते हैं उस एंटरप्रेन्योर को, ताकि वो माल जो है विदेश भेज सके, डॉलर में हमारे पास पैसा आ सके। तो ऐसे जो क्रेडिट है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जिसमें कि हाई लेवल रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, जैसे कि आपका बेसल है, बेसल, उसके पूरे पूरे पैरामीटर बेसल के नहीं आते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को भी आप छोड़ सकते हैं। और अगला जो चीज है जो आप छोड़ सकते हैं वो है बैलेंस शीट एनालिसिस। पूरा बैलेंस शीट का एनालिसिस, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, वो आप जो है छोड़ सकते हैं। बैलेंस शीट एनालिसिस जिसमें समझ में नहीं आता है डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, डेप्ट इक्विटी क्या होता है ना, तो TNW क्या होता है, TOL क्या होता है, ये सारी चीजें जो होता है ये आप छोड़ सकते हैं, ये भी मैं आपको अवॉइड करने से भी चलेगा। अगला जो है आपका कोविड रिलेटेड जो रिलीफ पैकेज है, कोविड रिलेटेड रिलीफ पैकेज हैं, उनमें से पूछे जाने की संभावनाएं नहीं है कोविड रिलेटेड, क्योंकि जितने भी कोविड रिलेटेड रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क के थे कोविड में, उनका जो वैलिडिटी था 31 मार्च 2022 है ना, 31 मार्च 2022 तक था, तो इसीलिए उनकी संभावनाएं कम है जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क से। एक होता है MSME रिस्ट्रक्चरिंग। MSME रिस्ट्रक्चरिंग भी आप ग्रामीण बैंक के लिए नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बाकी जो है हम अभी जो ट्रेंड बदला है वो थोड़ा सा पिछले साल से बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हुआ है आपका ट्रेंड, कि पढ़ना क्या है। ये तो चीजें मैंने छोड़ने का बताया, पढ़ना क्या है जिसमें से पॉसिबिलिटी आपकी आती है। पहला महत्वपूर्ण जो चीज है आपको पढ़ना है वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, टॉप प्रायोरिटी में। ठीक है शेखर जी, क्या पढ़ना है? सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एकदम जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है ना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भारत सरकार की, है ना, तो वो सारी योजनाओं को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि उनमें अगर 5 योजनाएं होंगी तो 5 योजनाओं से एक सवाल आएगा। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम टॉप प्रायोरिटी में क्या है सुमित कुमार जी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कुछ कहना चाह रहा था सर। हाँ बोलिए, स्वागत है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात आई सर, तो उसमें एक बहुत दिन से मेरे दिमाग में सर डॉट चल रहा था। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था सर कि APY को कितने समय बाद अगर आप बंद करते हैं किसी कस्टमर का, तो उसका जो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ वो वापस आता है 6 महीना। वो अभी मैं अटल पेंशन योजना के उसमें जो पूरा डिटेल PDF डाला हूँ और डिटेल लेक्चर दिया हूँ, उसमें एक बार पढ़ लेना। तो आपको मिला है अटल पेंशन योजना का? अभी दूंगा मैं अभी साझा करूँगा, है ना, उसका डिटेल। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। सर वो आपने बोला ना लास्ट जो पढ़ना नहीं है कि MSME रिस्ट्रक्चरिंग, वो क्या है समझा नहीं सर मैं।
हाँ समझा देते हैं। कौन बोल रहे हैं? विनायक पाल। विनायक, हाँ सर। हाँ विनायक पाल जी, एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? जो भी अभी कोविड की वजह से हमारे जो एमएसएमई है, एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की धुरी को चलाते हैं, तो एमएसएमई में ठहराव आ गया था क्योंकि लॉकडाउन थे, इंडस्ट्री बंद हो गया था, ठीक है। तो जिनाइन कारण से अगर कोई एमएसएमई स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है मतलब उसके प्रोडक्शन नहीं होते हैं, माल नहीं बिकता है, पैसा अटक जाता है, माल कहीं अटक जाता है, तो ऐसे एमएसएमई के यूनिट्स को बैंकों को कहा जाता है कि आप वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। सपोज आपने राजू नयन को लोन दिए, 1 करोड़ का लोन दिए एमएसएमई के लिए, वो कांच का ग्लास बनाते हैं, उन्होंने अपना रॉ मटेरियल खरीदा, मशीन जाम हो गया क्योंकि लॉकडाउन लग गया, जिनाइन रीजन की वजह से अगर कोई एमएसएमई रुक गया है, उसका पहिया रुक गया है, उसका ऑपरेटिंग साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, तो बैंकों के पास एक टूल होता है जिसको बोलते हैं एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग, जिसमें कि वो टर्म्स एंड कंडीशन को रिस्ट्रक्चर्ड करते हैं, मतलब उसको एक मोरेटोरियम और दे देते हैं, और जो ड्यू अमाउंट है 3-4 महीने के जो ब्याज और ईएमआई नहीं दिया है उसको उठाकर एक नया लोन क्रिएट करते हैं जिसको एफआईटीएल कहते हैं। और सर, वो फ्रेमवर्क जो है, हाँ रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क, हाँ रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है। फिर क्या करते हैं, उनको थोड़ा मोरेटोरियम दे देते हैं और उसको जो है ईएमआई थोड़ी रीशेड्यूल कर देते हैं उसकी, तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि वो खड़ा हो जाए इंडस्ट्री, उनका जहाँ पैसा फंसा है आने लगे, फिर वो रिपे कर देंगे, ठीक है। और थैंक यू इसके सर, लिए जो बोर्ड ने पॉलिसी बनाई है उसको बोलते हैं एमएसएमई रिस्ट्रक्चरिंग। तो अभी मैं कह रहा था कि 5 चीजों को तो छोड़ने वाला बताया, 5 चीज और बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट आपको पकड़ना है। एक चीज तो पता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सारी देखनी है। दूसरा जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम, गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन स्कीम जो है, जैसे पीएमईजीपी हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, स्टार्टअप हो गया, एग्रीकल्चर के जो स्कीम्स हो गए, किसान क्रेडिट कार्ड हो गए, जिसमें कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आ जाता है, मतलब जहां पर भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है योजनाओं को, और वो योजना खास करके शेखर जी, वो योजनाओं को अच्छे से देखना है जिनमें गवर्नमेंट भी पूंजी लगाती है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी योजनाएं जो हितग्राही एंटरप्रेन्योर या जो भी व्यवसायी है वो पूंजी लगा रहा है, बैंक पूंजी लगा रही है और गवर्नमेंट भी पूंजी लगा रही है उस उद्योग धंधे में, तो उनको तो पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। जैसे पीएमईजीपी में एक तो 5% मार्जिन जो है बारोवर लगाता है, फिर उसमें 30% तक आपको सब्सिडी देता है, मतलब 30% कैपिटल गवर्नमेंट लगाता है, और फिर बैंक बाकी पैसा देता है। तो ये स्कीम जहां पर गवर्नमेंट जो है उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो उनको देखने की जरूरत है। जहां पर न केवल कैपिटल सब्सिडी बल्कि अगर कोई इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है, जैसे एजुकेशन में इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है ना, तो उनको देखने की जरूरत है। अंबेडकर योजना हो गया, ईबीसी के लिए हो गया, फिर आपका पढ़ो पढ़ो प्रदेश, प्रदेश, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम है, मतलब जहां भी गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर स्कीम है, गवर्नमेंट पूंजी देती है कैपिटल सब्सिडी के तौर पर या इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पर या गारंटी के तौर पर, है ना। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट गारंटी देती है तो हमको 2 फायदे होते हैं। क्या? जो लोन हम दे रहे हैं उसमें कोई सिक्योरिटी लेना नहीं है, और एज सच गारंटी है, अगर कुछ जेन्युइन रीजन से एनपीए हुआ तो गवर्नमेंट पैसा दे देगी, सिक्योर्ड लोन हो गया। दूसरा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि उसके लिए पूंजी की जरूरत नहीं होती है, सीआरआर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां गवर्नमेंट ने गारंटी लिया, रिस्क वेट कितना होता है राजू नयन जी? 100% है, गवर्नमेंट गारंटी लिया तो रिस्क वेट 100% कैसे होगा? मतलब सॉरी सर, 0%। 0% होगा, 0% होगा ना। देखो, जहां भी हम लोन देते हैं रिस्क होता है, एक रिस्क वेट है, उसका वजन है, रिस्क का वजन है। हम बोलते हैं ना कि जैसे अभी शेखर जी को लोन देंगे, शेखर जी आप लोन नहीं लिए हो, हैं लोन ले बैंक से, तो अगर मान लीजिए इनको 1 लाख रुपए लोन दिए, तो इनको इनका रिस्क कितना है, कितना होना चाहिए? शेखर जी बताओ, आपको रिस्क, आपको लोन देने में कोई रिस्क है क्या शेखर जी?
है बोल रहे हैं। क्या रिस्क है राजू नयन जी? इनकी आवाज नहीं आ रही शेखर जी की। शेखर जी को लोन देंगे तो आप कितना रिस्क है? 7 शेखर जी, आप स्टाफ हो तो स्टाफ को लोन देने पर 75% का रिस्क है। कितना? 75%। वैसे आप बोल रहे हो सर मेरे को क्या रिस्क है सर, तनख्वाह से कटता है लेकिन तनख्वाह की गारंटी थोड़ी ना है ना, वो तो कल नौकरी चली जा सकती है। तो स्टाफ को जो लोन देते हैं उनके लिए रिस्क किया गया है क्या? 75%। लेकिन स्टाफ को लोन देंगे हाउसिंग लोन, जैसे सुमित कुमार, ये देखो शानदार बंगले में रहता है, पीछे देखो एकदम बंगला एकदम है, कोठी में रहता है इधर। तो इनको स्टाफ को जो अगर हाउसिंग लोन देते हैं तो रिस्क हो जाता है कम 20%, क्योंकि यहाँ पर टेंजिबल सिक्योरिटी भी है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी भी है, तो यहाँ पर 20%। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए तो 0% रिस्क, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिए 0% रिस्क, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया 0 रिस्क, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी लिया 20% रिस्क। ऐसे करके हर लोन में रिस्क कैटेगरी वजन आरबीआई ने बना के रखा है बेसल नॉर्म्स के हिसाब से कि भाई आप ये काम करोगे इतना रिस्क है। और जितना रिस्क है, आप 100 रुपए लोन दिए हैं और 100 रुपए का अगर रिस्क है तो आपको उसके अगेंस्ट जो है कैपिटल रखना होगा, और वो कैपिटल कितना है? 11.5 रुपए कैपिटल है बेसल 3 के अनुसार, है ना। तो जब गवर्नमेंट गारंटी लेती है तो हमको पूंजी की जरूरत नहीं है, हमारे जेब में एक भी पूंजी नहीं होगा, कैपिटल नहीं होगा, फिर भी हम उसको लोन दे सकते हैं कितनों भी, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी लिया है। इसीलिए तो सरकारी योजनाएं जो होती है ना, बांटे जाओ करते हैं ना, कलेक्टर बोलते हैं ना राजू नयन जी कि जहां भी बरगद का पेड़ देखा वहीं चालू बांटना, है ना, जहां भी सरकारी कैंप होगा वहीं लोन बांट देना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? क्योंकि उसके लिए आपको पूंजी की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। तो जहां गवर्नमेंट की गारंटी कैसे, आपने देखा होगा जितनी भी सरकारी योजनाओं में लोन दिए होंगे सबको क्या करता है? गारंटी कवरेज दे देता है कि नहीं सुमित कुमार जी? एक एनसीजीटीसी से दे देंगे एजुकेशन वाले को, या नहीं तो अभी जो प्रधानमंत्री जो माइक्रो मुद्रा फंड यूनिट से दे देंगे, सीजीटीएमएससी से दे देंगे। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटी स्कीम्स हैं। तो जब ये कवरेज मिल जाता है तो कैपिटल जो है 0 हो जाता है, इसलिए फायदा होता है। तो आपका पहला मुख्य चीज जो पढ़ना है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, दूसरा है गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम। आपको जितने भी योजनाएं हैं जैसे एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर सब्सिडी है, पीएमईजीपी है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, सीजीटीएमएससी है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो है वो है गवर्नमेंट डिपॉजिट स्कीम। भारत सरकार की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम है उनको पढ़ने की जरूरत है। पीपीएफ है, सुकन्या है ना, जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनको देखने की जरूरत है डिपॉजिट स्कीम की, जिसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है। तो ये हो गया। अगला महत्वपूर्ण जो चीज है आपका, वो आपके प्रमोशन एग्जाम में आता है, वो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कितने प्रकार के कस्टमर होंगे, जैसी सेवा देंगे वैसा संबंध बनेगा, उनको देख लीजिए। और अगला जो इम्पोर्टेंट है चार्जेस ऑन सिक्योरिटी, जैसे सिक्योरिटी पे चार्जेस हम क्रिएट करते हैं, है ना, कौन सी सिक्योरिटी है उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट करेंगे, इसको चार्जेस ऑन सिक्योरिटी। और अगला इंपॉर्टेंट है बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी। बैंकर्स राइट्स एंड ड्यूटी, बैंकर की क्या राइट्स है क्या ड्यूटी है वो देख लेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट है आपका जो गवर्नमेंट बिजनेस रिलेटेड, क्या हम बैंक अपना बैंकिंग करने के साथ साथ गवर्नमेंट के काम भी करते हैं, और वो उस गवर्नमेंट के काम करने में हमको कमीशन मिलता है, जिसको कमीशन एंड बैंक गवर्नमेंट बिजनेस कहते हैं। तो वो पार्ट देखने की जरूरत है। और जो साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट आपका है वो है बैंकिंग के लॉ एंड प्रैक्टिसेस। लॉ एंड प्रैक्टिसेस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है, केवाईसी गाइडलाइन आ जाता है, पीएमएलए आ जाता है, कस्टमर सर्विस आ जाता है, फिर आपके छोटे छोटे जो आप कंज्यूमर कोर्ट है, कस्टमर रिलेशन मैकेनिज्म है, ये सब आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इंटरनल में तो बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, है ना, इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे चर्चा के माध्यम से। सर एक महत्वपूर्ण जो होता है, कई साथी बोलते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें। तो ऐसे कंडीशन में तो बहुत आसान होता है, जब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें तो सारे टॉपिक्स को अलग करके एक छोटा सा टॉपिक उठा लीजिए। सपोज कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आज उठा लीजिए
सिर्फ आप प्रियरिटी सेक्टर उठा लीजिए, प्रियरिटी सेक्टर पढ़ लीजिए, 2 दिन पढ़ लीजिए प्रियरिटी सेक्टर, आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर कभी उठा लीजिए कि स्कीम उठा लीजिए। ऐसे करते करते 30 दिन तक अगर आप एक एक चीज उठाओगे एक दिन में या 2 दिन में, तो आपके 15 टॉपिक पूरे हो जाते हैं। 2 दिन में एक टॉपिक तो किया जा सकता है। तो धैर्य रखना, अपने मन को केंद्रित रख के टॉपिक उठा के अगर आप पढ़ेंगे एक बार 2 बार, कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो हम खुला मंच है, हम लोग सुधार कर लेंगे। कोई गलती हो गई तो हम भी सुधार कर लेंगे, है ना। इंसान की ये भूल है कि भूल नहीं करता, है ना राजू नयन जी। इंसान की ये भूल है कि भूल नहीं करता, भूल कर भी वो उसे कबूल नहीं करता, कबूल कर भी उसे भूल नहीं कहता, लेकिन भूल से कबूल कर ले तो फिर जिंदगी में दोबारा भूल नहीं करता। तो इसलिए अगर भूल हो जाए तो उसको कबूल कर लीजिए, सुधार लीजिए, है ना। हाँ बोलिए सर, एक सवाल। हाँ सर बोल रहे थे एटीएम से सर प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का वीडियो हमें नहीं मिला। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज से तो पिछले 2 साल से कोई सवाल नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। किसी रिकॉल क्वेश्चन में क्वेश्चन आया तो 2 साल के क्वेश्चन में बता दीजिए। फिर भी आप लोगों की डिमांड है तो मैं आने वाले दिनों में उसके पीपीटी है एनआई एक्ट पर, उसको कर दूंगा पीपीटी। क्योंकि जो एनआई एक्ट पे पूरा अगर देखा जाए तो उसमें 5 चीजें सवाल पूछता है। चेक से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है, वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। लेकिन एनआई एक्ट आपके बैंकिंग को जानने के लिए अच्छा है, या जीआईबी सीआईबी के लिए अच्छा है। बैंकिंग के परिदृश्य में आप काम करते हैं तो मैं सरल तरीके से समझा दूंगा, बहुत ही आसानी समझा दूंगा। किसी छुट्टी के दिन समझा दूंगा क्योंकि वो थोड़ा लेंथी सेशन होगा, क्योंकि उसके सेक्शन ज्यादा हैं। और लेकिन आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ ये क्यों बनाया गया है एनआई एक्ट, इसके इंस्ट्रूमेंट की क्या वैल्यू है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या है, होल्डर क्या होता है, यथाविधि भुगतान क्या होता है, ये सारी चीजें सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके पूरा पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको और स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सर हाँ जी, नहीं तो राजू अगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अभी रहने दीजिए, एग्जाम के बाद फिर है, बता लेकिन दीजिए। एक दिन कर लेंगे, तैयारी हो गया है, एक आध कुछ स्लाइड और बचा है, कर लेंगे। वो जानकारी के लिए अच्छा है, आप लोग बाद में रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास आते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनमें देखो नेशनलाइज बैंक में बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड सेटलमेंट बहुत सारे पूछे जा रहे थे, पिछले 2 साल से कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। एनआई एक्ट में इंपॉर्टेंट पूछता है प्रोटेक्शन वाले, है ना, प्रोटेक्शन है, पेइंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर, डीडी के इलाके में, तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन एक बार कर लेंगे, अच्छा रहेगा, समय है अपने पास, काफी चीज कर लेंगे। हाँ जी सर, अभी डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात चल रही थी सर, तो उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एटीएम से तो कस्टमर को बहुत सारे फायदे हैं, प्रॉपरली बैंक को क्या क्या फायदा है सर एटीएम से? ये इंटरव्यू का सवाल है, प्रमोशन एग्जाम में तो ये नहीं आता, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है कि एटीएम से बैंक को क्या फायदा है, या डिजिटल ट्रांजेक्शन से बैंक को क्या फायदा है। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन अल्टरनेट डिलीवरी चैनल में जो भी मोड लाए जाते हैं, इसमें बैंक को बहुत बड़ा फायदा है। एक मेजर फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है कॉस्ट मैनेजमेंट। एक ग्राहक राजू नयन जी के ऑफिस में आते हैं, हमारे शेखर जी, है ना, जब राजू नारायण जी के काउंटर में आते हैं और एक 10,000 का विड्रॉल करते हैं, तो एक विड्रॉल करने का खर्चा कितना होगा राजू नयन जी, अंदाजा लगाइए। खर्चा कितना होगा, अंदाजा है कुछ? हाँ तो हाँ, नहीं तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 40-50 रुपए सर। 62 रुपए का खर्चा है, 62 रुपए का खर्चा है ना। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ये आए हमारे शेखर दास जी, और आपके काउंटर से विड्रॉल करके आए, विड्रॉल को प्रिजर्व करेंगे, इतने सारे एंगेजमेंट है, सैलरी भत्ता, ये सारी चीजें मिला के 62 रुपए का खर्चा है। लेकिन तो अगर यही जो हाँ 62 रुपए का ये जो खर्चा है, 62 रुपए का खर्च जो आ रहा है सर, तो ये तो उस बैंक के, उस संस्था के मैन पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, कितने लोग उसमें काम करते हैं, क्या उसका ये एवरेज निकाला है। जाता है। जैसे आप लोन देते हो तो एवरेज निकालते हो ना, वैसे ही एवरेज निकालते हैं कि आपके बैंक में, बैंकिंग पीयर टू पीयर बैंक में अगर एक ट्रांजेक्शन कोई करने आता है तो उसका खर्चा 62 रुपए का बैठता है, ठीक है। ये इसमें रिसर्च किया जा चुका है, सब कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस किया जा चुका है। इसमें स्टाफ का, टेलर का, 2 ही जना तो चाहिए ना, और आजकल तो एक ही जना सिंगल विंडो ऑपरेटर का है। हमारे शेखर जी के पास जाएंगे 10,000 का, तो शेखर जी पास के लिए भेजते हो कि खुद दे देते हो? खुद ही दे देते हैं, तो एक ही जने का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसी को एक ही जने को लिया है वो, है ना। लेकिन उसके बाद उसको 5 साल तक प्रिजर्व रखना, उसे स्टेशनरी का खर्चा, डाटा मेंटेनेंस, ये सारी चीजों को जो है वो 62 रुपए खर्चा है। लेकिन अगर वो एटीएम पे चला जाता है
तो एटीएम पे चला जाता है तो उसका खर्चा आता है 10 रुपए। कितना? 10 रुपए आता है, ठीक है, मशीन से निकाल लिया 10 रुपए। और अगर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेता है इंटरनेट बैंकिंग में तो 3 से 5 रुपए, और अगर यूपीआई ट्रांजेक्शन कर लेता है तो 1 रुपए, है ना। ये मोबाइल बैंकिंग आजकल जो आए हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन, ये और सस्ते में आ रहे हैं। तो ये पूरा पूरा कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट का हिस्सा है, इसमें आपका खर्चा बचता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो आपको जो इसमें प्रभावित करेगा वो ये है कि कस्टमर कंप्लेंट नहीं होगा। अभी वो शेखर जी राजू नारायण के पास गया है ना, तो शिकायत जनरेट कर सकता है कि ये सर ये राजू नारायण गलती कर दिया, पैसा गलत जगह चला गया। लेकिन अगर एटीएम से गया तो शिकायत क्या, जो गलती करेगा वही करेगा, सब चीज तो वही किया है। यस, तो एक बड़ा पार्ट ये भी है। तो इसीलिए डिजिटल बैंकिंग, और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप कस्टमर के आप बैंक में अगर आएगा तो आप क्या बोलोगे, 4 बज गए सर, 4 बज गए, घड़ी दिखाए 4 बज गए। अभी पिछले साल सर अभी और पिछले वो साल उसको जरूरत है 5 बजे हॉस्पिटल में खर्च करना है, 5 बजे कैसे निकाल सकता है। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम जनता के सुविधा के लिए उसको जो है सेवाएं विस्तारित करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। पिछले साल हमारे यहाँ ग्रामीण बैंक में स्केल 1 से स्केल 2 में जब इंटरव्यू हुआ तो 50% लोगों से एक ही क्वेश्चन पूछते थे कि स्केल 1 से स्केल 2 में अगर आपका प्रमोशन कर दिया जाए तो बैंक को इससे क्या फायदा है? हाँ बताइए क्या फायदा होगा आपके हिसाब से? ये उचित आप ही बता पाएंगे सर, सही अच्छे से हम लोग जब स्केल 1 से स्केल 2 में महोदय मुझे प्रमोशन कर दिया जाएगा, मेरे को अवसर दिया जाएगा, तो मैं मेरे पास जो कुशल अनुभव है, मेरे पास एक बेहतरीन अनुभव है बैंक में काम करने के लिए, और जो मैं समर्पित सेवा बैंक के लिए एक अनुभव के साथ मैं जो सेवाएं दे रहा हूं उस सेवाओं को विस्तार कर पाऊंगा। और जो काम मैंने पहले किए हैं एक स्केल 1 के निगरानी के तौर पर, उसी को जो है मैं एग्जीक्यूट करूंगा व्यवसाय वृद्धि में। अगर व्यवसाय जो वृद्धि में जितनी भी चीजें हैं वो अनुभव जो मैंने पिछले अपने टेनोर में किया है उसका सदुपयोग करूंगा और व्यवसाय वृद्धि में काम करूंगा। और जब मुझे स्केल 1 से स्केल 2 में प्रमोशन दिया जाएगा तो मेरा उत्साह में वृद्धि होगा, मेरे साहस में वृद्धि होगा, और समाज के लिए मुझे गौरव मिलेगा। तो उस गौरव के साथ मैं अपनी समर्पित सेवाएं और बेहतर तरीके से अपने संस्था में घुल मिल कर काम करूंगा, और मैं संस्था को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहूंगा, क्योंकि संस्था ने मुझे बेहतर बनने का अवसर दिया। इसलिए जिस संस्था ने मुझे बेहतर बनने का अवसर दिया उस संस्था को भी बेहतर बनाने के लिए मैं अपना संपूर्ण योगदान दे दूंगा। इसीलिए महोदय मुझे स्केल 1 से स्केल 2 में दीजिए, जिससे कि संस्था का भी जो है संस्था की बेहतरी के लिए मैं पूरी तरह अपनी लगन, निष्ठा और समर्पित भाव से जुड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि संस्था की वजह से मुझे ये सम्मान मिला है। बात समझ में आई तो बोलिए आहो। थैंक यू सर। हो ठीक है। नंदिता जी कुछ पूछ रहे थे आप? सर वही पूछना था, अभी तो आपने बोला कि कुछ चीज छोड़ देनी चाहिए, या अगर हम चाहे तो पढ़ सकते, तो मैंने आपसे बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, वो क्या पढ़े? स्टैम्प ड्यूटी छोड़ दीजिए। कारण क्या है, स्टैम्प ड्यूटी बहुत वेरिएशन है, हर स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी है। तो इसीलिए आईबीपीएस और मैनेजमेंट जो है इससे बचते हैं स्टैम्प ड्यूटी, है ना। स्टैम्प ड्यूटी के सवाल नहीं आते। ठीक है सर। मॉर्गेज रिलेटेड एक आध स्टैम्प ड्यूटी पूछ सकता है, हालांकि वो भी वीडियो है मैं आपको दे दूंगा। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। एमपी में अलग होगा, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में अलग होगा, बिहार में अलग होगा, तो अलग अलग चीज़ों के लिए फिर भी आपको मैं दे दूंगा आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि मैनेजर बनने के बाद स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प एक्ट को भी पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है। और जैसे एग्जाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, इसलिए मैं पूछ रही थी। दरअसल हम लोग ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं ना कि यहाँ पर हर काम करने के लिए टाइम कम है। शेखर जी तो बोलते हैं सर खाना खाने के लिए कम समय है। तो ये सामान्य सी बात है कि समय थोड़ा सा कम है। जैसे मैं, इसलिए मेरे को लगता है कि समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं आप लोगों से रात में बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय बहुत है, अभी बहुत समय है। अभी 4 बजने 5 बजे
हम उठेंगे तो फिर बहुत समय है। तो मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि हाँ मेरे पास बहुत समय है, अभी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी मैं मनोरंजन भी करूंगा। क्योंकि जैसे मनोरंजन बोलते हैं ना, तो मनोरंजन भी करना बहुत जरूरी है, अपने को री एनर्जाइज करना भी बहुत जरूरी है ना, मनोरंजन करना पड़ता है। और मनोरंजन में आप जानिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक गीत गाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मतलब संगीत एक आपको एनर्जाइज करता है, एक गाना जरूर गाना चाहिए आपको। अगर एक गाना गाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप एनर्जाइज कर पाते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे इंद्रियों पे असर करता है और आपको जो है हल्का महसूस करता है। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, पूरे टाइम तनाव में रहते हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो खत्म हो जाती हैं स्ट्रेस में, है ना। ये हमारे शेखर जी देखो तो ऑफिस जाते ही टेंशन में आ जाते हैं, बोले कैसे, वो चेयर में ही टेंशन है सर, क्या करूँ सर। तो हमने कहा चेयर बदल दिया मैंने मैंने चेयर बदल दिया करो। तो तनाव तो रहेगा, घर में रहेंगे तो घर में तनाव रहेगा, घर में रहेंगे तो बीवी डांटेगी, है ना, ऑफिस जाओगे तो कस्टमर डांटेंगे, है ना, कहीं और जाओगे तो कहीं और डांटेंगे, रिव्यू मीटिंग में जाओगे तो जो आरएम डांटेंगे, कोई ना कोई डांटेंगे भैया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्यूनिटी लगाया हो ना अभी, बूस्टर बूस्टर, हेलो राजू ने जी बूस्टर लगाया हो ना अभी कोरोना पे, मौत पे लगा लिया। जहाँ मौत पे आ गया था यार, उस पर बूस्टर लगाए हो, तो ये गाली वाली से क्यों डरते हो, बूस्टर लगाओ बूस्टर। है, डांट खाने के लिए बूस्टर लगाओ, सब बूस्टर लगाओ के रखो डबल डबल, है ना। हमको देखो कितना कुछ भी बोलो फर्क ही नहीं पड़ता, हम ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। रेसिस्टेंस पावर बढ़ा लिया जाए। हाँ, हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराहट है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो मुस्कुराना है जिंदगी। तो एक बढ़िया सा आप गाना गाइए हमेशा। और जीवन एक मतलब समझ लो आप जीवन में ना एक जैसे रेत का महल बनाते हैं ना, वैसे है, आप महल बनाओगे, कोई आएगा और उसको क्या कर देगा, हेलो शेखर जी क्या करेगा, अभी रात भर अपन मेहनत करके महल बना रहे हैं, है ना, सुबह देखोगे तो कोई उसको महल को तहस नहस कर दिया। तो हमें क्या करना है, रोना नहीं है कि किसने, झगड़ा करना नहीं है उससे, फिर से महल बनाए। आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी वहां जिद है आसियां बनाने की। गिरा और बिजलियां कितना गिराना चाहते हो गिराओ, है ना, जितनी बिजलियां गिराओ गिराओ। तो आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बनाने की। तो अगर आप जिद्दी हैं तो आपको सब मिल जाएगा, और अगर आप जिद्दी नहीं हैं, सुमित की तरह भोले भाले हैं, तो कुछ थोड़ा कम मिलेगा, मिलेगा। आप तो हमारे साथ आ गया तो मिल दिला ही देंगे इसको, है ना। तो मतलब कहने का तात्पर्य नाम सुमित का है, बट सुमित को ऊपर नहीं है। जिद्दी बनो, जो ठान लिया उसको पाना है भैया, किसी भी हालत में, हर हाल में पाना है, हर साल में पाना है, हर काल में पाना है, हर काल में पाना है, हर साल में पाना है, हर हाल में पाना है, हर ख्याल में पाना है। मजा लेके कोई छीन के ले लिया। तो आपको जिंदगी में जो चाहिए वो हर हाल में पाना है, और अपने आप को कभी भी कम महसूस मत करिए, वो सारी तंत्र आपके पास है और आप उसका फायदा उठाइए। मैं फिर मुलाकात करने आऊँगा, आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है। सर देखो राजू नयन है, शेखर जी हैं, ये सब सुमित हैं, सर नंदिता छोटा हैं। सा एक गजल मैं भी गुनगुनाना चाहता हूँ। गाइए गाइए, स्वागत है। सभी दोस्त के लिए। अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम अभिजीत कुमार राय है। सुनाइए। स्केल 1 में हूँ, बीएम हूँ, और स्केल 2 में इस बार जाएंगे। इरशाद सुनाइए। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, क्या बात है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
बहुत खूब। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। बहुत बढ़िया। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी हो, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह, मजा कर दिया आप तो। मोहब्बत एक एहसासों की मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो समझे तो पानी है, जो ना समझे तो मोती है। अरे वाह कि वाह किस वाह, बहुत बढ़िया है अभिजीत जी। यहाँ रंग सब बरसेगा, लोग कहते आपके लिए एक हैं। शेर है अभिजीत जी। जी जी जी। रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, और आज आपकी गजल बता रही कि आज बादल जरूर बरसेगा, आज बादल थैंक यू जरूर। सर, थैंक यू। आज बहुत बात हो रही होगी, कि क्योंकि यहाँ सब आप लोग कहते हैं मेरे आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बहुत कि बढ़िया। किसी के दिल की मायूसी यहाँ से हो के गुजरी है। कि किसी के दिल का की मोहब्बत का मायूसी गजब का जहाँ आदमी से निकले हो हैं? के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी यहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है ना। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल रोक के गुजरी है एकदम से ना। हम लोग तो हंसा रहे हैं, तो आप रो के गुजार रहे हैं ना। नहीं, जब ऐसा होता है सर, जब टारगेट दिया जाता है ना एनपीए का, हम्म और किसी का थोड़ा थोड़ा सा के लिए पूरा हो जाता है, किसी का पूरा नहीं होता है, तो उस दिन के लिए ये लाइन ठीक है। जब से मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रबंधक बना हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी का बंधक बना हूँ। जब से मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रबंधक बना हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी का बंधक बना हूँ। सीट पर बैठते ही जी मेरा सिसके, सीट पर बैठते ही जी मेरा सिसके, और कोई मांगे विवरणी तो कोई मांगे बीबीएच के। किसान क्रेडिट कार्ड बांटते बांटते ऐसा लगता है कि कीचड़ से मैं सना हूँ। जब से मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रबंधक बना हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी का बंधक बना हूँ। और सुबह सीट पर बैठते ही तुरंत फोन आए, और कोई मांगे विवरणी तो कोई मांगे प्रोग्रेस रिपोर्ट। उनको विवरणी और प्रोग्रेस रिपोर्ट देते देते ऐसा लगता है कि मैं विवरणियों के जाल में सना हूँ। जब से मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रबंधक बना हूँ, ऐसा लगता है मैं किसी का बंधक बना हूँ। लेकिन अभिजीत जी, ये बात याद रखना कि तमाम जी। कठिनाइयों के बाद भी, तमाम चुनौतियों के बाद भी, मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एक मजबूत तना हूँ। जब से मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरे क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसा लगता है कि मैं किसी इरशाद का। इरशाद। तो तमाम चीजें काम करने के बाद भी आप एक मजबूत तना है। तो रोज अपनी तना को जो मजबूत करिए, ज्ञान कौशल के साथ, जी। कम्युनिकेशन कौशल के साथ, कोलैबोरेशन कौशल के साथ, साहस कौशल के साथ, और सहनशीलता कौशल के साथ अपने आगे बढ़ाते चलिए। जीवन अद्भुत है। आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं बहुत धन्यवादी हूँ आप लोगों का, कि आप लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे कल। पूरी रात आपके पास है, ये मत कहना राजू नयन जी समय नहीं है, है ना शेखर जी, समय बहुत है। जो मर्जी लगे कर लो, है ना। थोड़ा थोड़ा लेकिन पढ़ा करो,
कि थोड़ी थोड़ी जिया करो, है ना। रात पड़ी है, थोड़ी थोड़ी जी लो, ठीक है। चलिए तो आप विदा लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? चलिए तो आप सभी से विदा लेने का वक्त आ गया है, आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर, गुड नाइट।